रह सकता है तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो यूपी में निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, जहां पर वो आज मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि अब से थोड़ी देर में सीएम योगी मुरादाबाद के रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की जनता से अपील करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, वहीं आज सीएम के ताबड़तोड़ दौरे हैं, उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद, जौनपुर में फूकेंगे चुनावी बिगुल और इस दौरान वाराणसी और गोरखपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको बता दें कि जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद, जौनपुर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा वाराणसी और गोरखपुर में भी जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, और इसी के तहत खुद बीजेपी की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बता दें, मुरादाबाद, वाराणसी सीएम आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, मेगा प्रचार कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हो या कोई चुनाव हो, हर चुनाव को एक एक्सेप्ट करती है कि ये हर चुनाव बड़ा है, कोई चुनाव छोटा नहीं है, और सब चीज ऐसे तैयारी के साथ लड़ती है। एक प्रचार करने का इनका एक अपना विकास। सीएम लगभग जितनी रैलियां की गई है, कुल 30 दिनों में 65 रैलियां, आप एक एवरेज जोड़ सकते हैं कितनी ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है और मेगा प्रचार किया जा रहा है। सीएम ने खुद बागडोर संभाली है और पूरी तरीके से उप मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, दोनों उप मुख्यमंत्री वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा जो होता है, जो मंचों से बताया जाता है सीएम द्वारा, विकास कर रहे हैं, विकास ही मुख्य मुद्दा है। कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी जब सरकार 2017 में जब परिवर्तन हुआ तो सबसे बड़ी चीज क्या थी? कानून व्यवस्था। उसी को लेकर बीजेपी वापस आई थी, और विकास प्लस कानून व्यवस्था, ये दो चीजें हैं। और थोड़ा इंजन की सरकार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं और विकास देखेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि बीजेपी जो है प्रचार में अभी तक काफी आगे चल रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खुद सिद्धार्थ, अगर बात की जाए इस दौरान यूपी में किस तरीके से चुनावी रणनीति देखने को मिल रही है, क्या कुछ खास अलग अलग पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके द्वारा केवल जो उनका जो मुख्य संगठन है या जो मेन संगठन है, जिला स्तरीय संगठन, वो अलग थलग पड़ा। वो कई जगह सबसे ज्यादा दिक्कत है उनको, जो उनके उम्मीदवार हैं जिन्होंने बगावत कर दी है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो छोटे जिलों में तो कहीं प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, जिससे काफी मतलब एकता की कमी दिख रही है। और इसको आने वाले समय में आपको रिजल्ट में दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं ऑन द कैमरा तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ऑफ द कैमरा सब ये मानते हैं कहीं ना कहीं भी हम प्रचार में पीछे दिख रहे हैं। और कहीं ये एक हताशा सी है जो है बीजेपी को लिए सबसे बड़ी मुश्किल, उसका जो मूल वोट बैंक है, जो उसका मूल वोट बैंक वापस आए 2024 के चुनाव में, उसमें ही कहीं जद्दोजहद कर रही है अपना मूल वोट बैंक वापस कर लाने के लिए। और कहीं कहीं ऐसे हैं कि जो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जिनको कोई जानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टियां हैं ये किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक भी काफी इस तरीके से देख रहे हैं कि चुनाव किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे दम गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज फतेहपुर और रायबरेली का दौरा है। दोनों जिलों में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। सुबह 11:15 बजे फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 12:30 बजे रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ चुकी है। और इसी क्रम में लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज दौरा रहेगा। 2 जगहों पर आज डिप्टी सीएम अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 बजे फतेहपुर में जनसभा और 12:30 बजे रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए देश के नामी पहलवान एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। पहलवानों की अपील का असर भी अब दिखाई दे रहा है। पहलवानों को लगातार गैर राजनीति और अब राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। इसी बीच इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला दिल्ली के जंतर मंतर खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि ब्रजभूषण बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, अब उन्हें बचाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। लड़कियों के लिखित में भी शिकायत दी है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज हरदोई का दौरा रहेगा। आज सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर में भी जाएंगे डिप्टी सीएम। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे विजय शंखनाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी की तरफ से पूरे तरीके से चुनावी मैदान में तैयारियां नजर आ रही हैं। और इसी के तहत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हरदोई के दौरे पर हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि आज सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर में भी डिप्टी सीएम जाएंगे। कई जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नगर निकाय चुनाव को महज कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन फिर भी लगातार आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां पर आरोप है कि बिना परमिशन बीजेपी प्रत्याशी ज्योत्सना कटियार के पति महेंद्र ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर जुलूस निकाला। वहीं ये रैली लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई। सड़कों पर चलने वाले लोग जो थे वो इस दौरान फंसते हुए नजर आए। कई किलोमीटर तक घंटों जाम लगा रहा। वहीं आरोप है कि इस दौरान यातायात पुलिस सहित पीआरडी के जवान भी मूक दर्शक बने रहे। तो कानपुर देहात में निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें कि लगातार रैलियां की जा रही हैं और इस दौरान ये भी आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ी हुई खुलकर सामने आ रही हैं। बिना परमिशन के जुलूस निकालने का भी इस दौरान आरोप लगा है। बीजेपी प्रत्याशी के पति ने बिना परमिशन के जुलूस निकाला है, जहां पर इस दौरान आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से कानपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर देहात में निकाय चुनाव दूसरे चरण में है और 11 मई को इसके लिए मतदान होना है। कानपुर देहात में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद लगातार प्रत्याशी जो है मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। जोर शोर से बड़े पैमाने पर भीड़ को लेकर के चलना, जो कि इस वक्त गैर कानूनी है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जिस तरीके से अकबरपुर नगर पंचायत की जो प्रत्याशी हैं ज्योतिषा कटियार, उनके पति बबलू कटियार ने तमाम हुजूम के साथ जो है जुलूस निकाला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवान और पीआरडी मौजूद रहे, लेकिन मूक दर्शक बने रहे। कहा अगर यह जाए कि वो सत्ता दल से प्रत्याशी है, इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हुजूम रहा और इस बीच जो राहगीर थे वो परेशान रहे। लगातार लोग इस यातायात के बीच जूझते रहे, कई घंटों तक लगातार जाम लगा रहा।
तो ये तस्वीरें हैं इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस तरीके से सत्ता दल ही अगर नियमों का उल्लंघन करेगा, जहां से नियमों की उत्पत्ति होती है और जिला प्रशासन उसे लागू करने की कवायद करता है, जब खुद ही नियम तोड़ते नजर आएंगे तो दूसरे अन्य दलों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरह से उन्हें समझाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से गौरव चुनाव आयोग की बात करें, इस दौरान धज्जियां उड़ती नजर आ रही उनके आदेश की, तो इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की जा रही है या फिर ऐसे ही इस दौरान जो चुनाव को लेकर ये धज्जियां उड़ती रहेंगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी तक इस पूरे मसले पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ना तो कोई बयान अपना जारी किया है, ना ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई सामने आई है। इससे बिल्कुल साफ है कि सत्ता की हनक के आगे लगातार प्रशासन पौना साबित हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर कानपुर जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने नगर पंचायत से बीजेपी की ओर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी साधना दिवाकर पर नामांकन के समय फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप लगाया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना बेहद जरूरी है, जबकि साधना दिवाकर ने फर्जी कागजात नामांकन के समय लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि वो जिला प्रशासन से न्याय की आस छोड़कर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ना दिवाकर को लेकर हम लोगों ने, जो उनकी उम्र कम है, उसके लिए निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग व आरओ को आपत्ति दाखिल कराई गई थी, किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा या तो संज्ञान में नहीं लिया गया या फिर शासन के दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सारे साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसको भी संज्ञान में नहीं लिया गया। अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो सोमवार को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अपील दाखिल। चलिए, रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बिजनौर और मुरादाबाद का दौरा रहेगा। जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बिजनौर और जनसभाओं को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठक करेंगे, जहां पर जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे। तो बिजनौर और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष और जनसभाओं को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र देंगे और इस दौरान वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नईम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नईम, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, अब भूपेंद्र चौधरी भी बिजनौर और मुरादाबाद के दौरे पर हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर दौरे पे हैं और शाम 4 बजे बिजनौर पहुंचेंगे और निकाय चुनाव को लेकर के वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और उसके बाद उन्हें जीत का मंत्र देंगे और इसी को लेकर तमाम तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। सभी नेता मौजूद हैं और पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी की जा रही है उनके आने की। जी बिल्कुल, इस दौरान बैठक भी करेंगे भूपेंद्र चौधरी, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, बैठक करेंगे, ये जो उनके भाजपा कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ बैठक होगी और बैठक में ये तय करेंगे कि आखिर जो नगर निकाय चुनाव है और यहाँ प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है और इसी को लेके उनका ये दौरा माना जा रहा है और इसी की तैयारियों में पूरी तरह से भाजपा नेता जुटे हुए हैं और जीत का मंत्र उनको देकर जाएंगे, यही कयास लगाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नईम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। उधर पूर्व मंत्री पलटू राम ने भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से मुलाकात की और साथ ही पहलवानों के आंदोलन को राजनीति साजिश भी बताया है। उन्होंने इस धरना प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस धरना प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, इसमें कांग्रेस का हाथ है। वहीं आप नेता आतिशी द्वारा खेल मंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस तरह की असंसदीय भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं कर्नलगंज से बीजेपी विधायक
अजय कुमार सिंह ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रजभूषण शरण ने 40 सालों तक जनता की सेवा की है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण से मिले आए और साथ ही इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर अब ब्रजभूषण शरण के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने इसे ब्रजभूषण के और साथ ही बदनाम करने की साजिश करार देते हुए कहा है कि जांच में सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। को कानून पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी, चूंकि माननीय सांसद जी सत्य के रास्ते पर हैं। जिस तरीके से समेत 2 मामले दर्ज हुए हैं और वहां पर धरना स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंची, ये टोटल जो राजनीतिक षड्यंत्र है, ये कांग्रेस की चाल है। और प्रियंका गांधी जब पहले भी ये पहलवान धरने पर बैठे थे, उस समय भी उन्होंने उनका समर्थन किया था और आज भी वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि माननीय सांसद जी के चरित्र को हम बर्बाद करें। जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है और जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। पहले भी कमेटी ने जांच किया है, उसमें कुछ नहीं आया है। अच्छा, जिस तरीके से 1.5 दशक से ये इसी पद पे आसीन है, अब तक इस तरह का मामला, इस तरह का आरोप क्यों नहीं लगाया गया? आज ये स्थिति क्यों बन रही है? ये कांग्रेस कर रही है, ये कुछ उद्योगपति कर रहे हैं, ये उनका षड्यंत्र है। क्या वजह है? वजह लोकप्रियता, जनप्रियता। आदरणीय नेताजी के बारे में आपको पता होगा, पूर्वांचल में उस कद का कोई नेता नहीं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। आज लखनऊ में अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मेट्रो से अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। वंदना मिश्रा के समर्थन में अखिलेश यादव करेंगे वोट करने की अपील। कल लखनऊ में अखिलेश यादव निकालेंगे रोड शो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेट्रो के जरिए प्रचार करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की भी आज अपील करेंगे। मेट्रो से अखिलेश यादव करेंगे आज चुनाव प्रचार और वंदना मिश्रा के समर्थन में अखिलेश यादव मांगेंगे वोट। कल लखनऊ में भी अखिलेश यादव निकालेंगे रोड शो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार, मेट्रो से अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। वंदना मिश्रा के समर्थन में अखिलेश यादव मांगेंगे वोट। कल लखनऊ में अखिलेश यादव निकालेंगे रोड शो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज मेट्रो के जरिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में आज जनता से वोट की अपील भी करेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से अब अखिलेश यादव मेट्रो के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, एक चीज है, अखिलेश यादव आज प्रचार करेंगे और मेट्रो से प्रचार करेंगे। लखनऊ में इस प्रचार की शुरुआत करेंगे और वो इस प्रचार के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो आम जनता के नेता हैं और आम जनता के साथ रहते हैं और वो मेट्रो में प्रचार करेंगे। मुंशी पुलिया तक प्रचार करने जाएंगे मेट्रो से। तो कहीं ना कहीं आज कल प्रचार कहीं ना कहीं थम जाएगा। तो आज पूरी कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की प्रचार किया जाए, आम लोगों से मिला जाए और अपनी बातें रखी जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तो आने वाला वक्त बताएगा इस प्रचार का कितना असर पड़ा और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीती। और एक चीज ये मान लीजिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान होगा और समाजवादी पार्टी अगर जीत कर जाती है तो इसका एक प्रभाव दिखेगा आपको लोकसभा चुनाव में। सिद्धार्थ, अगर इस दौरान बात करें, अखिलेश यादव के साथ में कौन कौन से कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, अखिलेश यादव के साथ अरविंद सिंह गोप रहेंगे जो वहाँ के प्रभारी हैं और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी, वो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जो उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, कई विधायक मौजूद रहेंगे। लेकिन पंकज, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अभी तक का एनालिसिस है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो एनालिसिस कर रहे हैं, अभी भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं काफी दूर दिख रही है उन सब चीजों से जो जिस तरीके से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, इसके कहीं ना कहीं इसको लेकर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जब हम वहां पहुंचते तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है वो चीजें नहीं दिख रही है जिस तरीके से खुद जिले जिले जाकर सीएम रैली कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अभी तक किसी भी नगर पालिका नहीं गए हैं, कुछ नगर निगम है जो चुनिंदा वहीं पर गए हैं। तो ये सब चीजें काफी पीछे दिख रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की
बात की जाए, अखिलेश यादव के अलावा कोई भी दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। जिस तरीके से बीजेपी पूरे दमखम के साथ है, आखिरकार क्या वजह इस दौरान रही है? क्योंकि निकाय चुनाव का सीधा रास्ता लोकसभा की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, अब ये चीज समझ से परे है और ये राजनीतिक चीजों को नहीं समझ, समाजवादी पार्टी के दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इससे ज्यादा कि आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, संजय सिंह जो प्रभारी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो नई पार्टियां हैं वो ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी, जबकि लोग इसको मानते हैं, जो जमीनी हकीकत है कि मुख्य विपक्षी दल है, इसी से हमारी लड़ाई, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी इनके साथ रहे हैं, जो दल इनके साथ कभी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये हमेशा कहते हैं, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, राजभर हमेशा कहते हैं कि एसी में रहने वाले नेता हैं और इसका नुकसान होता है लगातार। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि जो 2 दिन बचा है पहले चरण में चुनाव प्रचार थमने में, तो समाजवादी पार्टी कितना सफल होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी पूरी तरीके से चुनावी मूड में नहीं दिख रही है। अब आज के बाद ये कल का समय होगा, अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने आगे के चरण, जो दूसरा चरण है, उसके लेकर क्या रणनीति बनाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। यूपी में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 4 जिलों में बीजेपी निकालेगी बाइक रैली। झांसी, प्रयागराज, मथुरा और वाराणसी में निकाली जाएगी रैली। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा झांसी रैली में होंगे शामिल। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज रैली में होंगे शामिल। उधर मंत्री धर्मपाल सिंह मथुरा रैली में शामिल होंगे। जयवीर सिंह वाराणसी में आयोजित बाइक रैली में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज बीजेपी की तरफ से अलग अलग शहरों में बाइक रैली निकाली जाएगी। यानी कि आज यूपी में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 4 जिलों में बीजेपी निकालेगी बाइक रैली और इस दौरान झांसी, प्रयागराज, मथुरा और वाराणसी में निकाली जाएगी ये रैली। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा झांसी रैली में शामिल होंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज और मंत्री धर्मपाल सिंह मथुरा में शामिल होंगे, जबकि जयवीर सिंह वाराणसी में आयोजित बाइक रैली में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज यूपी में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां है। 4 जिलों में बीजेपी निकालेगी अपनी बाइक रैली। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है और कमर्शियल सिलेंडर 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि ये कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ही की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यूपी सहित पूरे देश में एलपीजी की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियों की ओर से निर्धारित की जाती हैं और ये कीमतें वैश्विक कच्चे ईंधनों दरों के आधार पर तय की जाती हैं। हर महीने इनकी कीमत में बदलाव होता रहता है। कच्चे तेल में बढ़ोतरी होती है तो एलपीजी की दरों में भी बढ़ोतरी होती है और जब कच्चे ईंधन की ही कीमत में कमी आती है तो इसका असर भी एलपीजी पर ही पड़ता है। एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बढ़ते और कम होते रहते हैं। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार। इक्कीस अक्टूबर 1962 की रात अरुणाचल प्रदेश का किबीथू गांव। भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलीबारी करने लगे। किबीथू में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। उसने चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए, वहीं 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिमेंट को वालिंग में पहुंचने का आदेश मिला। हालांकि 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबीथू से वापस चली गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसी किबीथू गांव में वाइब्रेंट
विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन सीमा यानी कि LAC से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 86 ब्लॉक में 2967 गांवों को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल प्रदेश में हैं। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है। यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है। वहीं चीन ने भी भारत सीमा से सटे इलाकों में 680 गांव बसाए हैं, जहां चीन के उन लोगों को बसाना है जो तिब्बत और भारतीय लोगों से मुकाबला कर सकें। चीन की इस रणनीति को देखते हुए भारत भी वाइब्रेंट विलेजेस योजना चला रहा है। एक जमाना था, 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और समय समय पर इस पर अपना दावा भी जताता रहता है, जिसके तहत उसने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के स्थान के नाम बदलकर उसके नाम चाइना भाषा में रख दिए। चीन के आरोपों पर मोदी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी इससे पहले किसी ने नहीं की थी। मोदी सरकार का यह कदम कितना अहम और सख्त है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद कोई भी केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में नहीं गया, पर ये मोदी सरकार के साहस और मजबूत इरादों का ही परिणाम है कि मोदी सरकार ने चीन के विरोध को खारिज करते हुए सख्त कदम उठाया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू इलाके में भेजा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस राशि में से 2500 करोड़ रुपए खास तौर पर सड़कें बनाने के लिए रखा गया है। अमित शाह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए शाह ने कहा कि वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई सुई की नोक के बराबर भी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। मोदी सरकार ने मजबूत विदेश नीति अपनाते हुए चीन के विरोध को खारिज करते हुए 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की बैठक का आयोजन किया था। हालांकि विरोध स्वरूप चीन ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। चीन ने मोदी सरकार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे चीन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था, पर भारत ने इसकी परवाह नहीं की।
विपक्षी दल लंबे समय से भारत की जमीन पर चीन के अतिक्रमण का आरोप लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से देशवासियों में मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे। विपक्ष के आरोपों का उत्तर देने और देशवासियों के मन की शंकाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू गांव भेजा ही नहीं, बल्कि अमित शाह ने रात किबीथू गांव में ही गुजारी। अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह साहसिक और दूरगामी कदम उठाते हुए अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश भेजा, उसका साफ संदेश चीन, पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी देना था, क्योंकि विपक्ष चीन को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरता रहता है और चीन का नाम न लेने पर मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी ने जो कर दिखाया है उससे विपक्ष की बोलती फिलहाल बंद है। वहीं अब मोदी सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए अब भारत G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित की जाएगी। बैठक को लेह और श्रीनगर में आयोजित करने की घोषणा से एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दोनों का आरोप है कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है। ये भारत के उकसावे वाली कार्रवाई है। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं।